हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में 2025-26 सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके दो पार्ट हैं इसमें। एक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी, और इसके अंदर जो हैं टोटल मैं बात करूँ तो टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, उनके अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। देखिए, कुछ स्कूल्स में होती हैं एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, कुछ स्कूल्स में जो है रिफ्रेशर बुक्स को प्रेफर किया जाता है, जैसे टी आर जैन, वी के ओरी या टी एस ग्रेवाल, और ज़्यादातर टी एस ग्रेवाल चलती है। बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो पूनम गांधी। तो ये सारी बुक्स होती हैं, बट सिलेबस जो होता है सभी में सेम ही है, बट उसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि कुछ बुक्स में जो होता है एक ही यूनिट में चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया जाता है, कुछ जगहों पे चैप्टर्स अलग अलग तरह से दिए जाते हैं। तो मैं पूरा आपको बताऊंगा। सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके अंदर अगर हम बात करें टी आर जैन या वी के ओरी के अंदर लगभग 4 चैप्टर्स आते हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो टोटल 4 टॉपिक्स इसके अंदर मेजर होते हैं, जिसमें आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि 2 सेक्टर्स है। 3 सेक्टर 4 सेक्टर आपके में नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपके गुड्स के बारे में, कैपिटल गुड्स, आपके इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इन सब के बारे में, जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, और एक आता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स। ठीक है, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। यूनिट 2 की बात करें हम तो वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के अंदर ये भी वैसे एक ही यूनिट है, बट ये दो तरह के दो चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है मनी, एक अभी छोटा चैप्टर कर दिया गया है। ठीक है, पहले काफ़ी चीज़ें थी इसमें बट वो डिलीट हो चुकी हैं। M1 M2 M3 मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स थे, बट अब सिर्फ M1 रह चुका है। तो यहाँ पर हम मनी की बात करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका बैंकिंग, उसके अंदर हम जो मेन पोर्शन जो होता है, जो कि हर साल उससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो होता है मनी एंड बैंक, जो कि होता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर भी होता है इसके अंदर, जिसमें हम ये बात करते हैं कि बैंक्स जो होती हैं वो किस तरह से आपके जो पैसा होता है उसको डबल ट्रिपल अपने कमाती हैं। देखिए, हमें हमेशा से बताया गया है कि जो बैंक्स जो होती हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं, बट एक कमर्शियल वे से अगर हम देखें, फाइनेंशियली देखें तो ऐसा है नहीं, क्योंकि बैंक्स अपने फ़ायदे के लिए ही जनता का जो पैसा होता है उसे डिपॉजिट करती हैं, ताकि जितना पैसा उनके पास आएगा उतना वो लोन दे पाएंगे। उनका मेन जो सोर्स होता है कमाई का वो लोन होता है। ठीक है, ये हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आरबीआई जो होता है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर कि महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और मंदी जो आती है मार्केट के अंदर उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाने की कोशिश की जाती है, हालांकि कभी आता नहीं है मार्केट उस कंडीशन में, बट एक कोशिश ज़रूर की जाती है। तो इसके अंदर एक डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा कि अगर आरबीआई महंगाई को और मंदी को कंट्रोल कर सकती है तो वो सिर्फ महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर देती, दाम क्यों नहीं कम कर देती, या मंदी को कम क्यों नहीं कर देती। तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है आपकी, वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर वैसे अगर हम बात करें तो 3 चैप्टर्स आते हैं, और मेन टॉपिक्स की बात करें तो 3 ही टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं। पहला होता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, और थर्ड है आपका प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, इसके अंदर भी हम यही बात करते हैं कि जो एक्सेस डिमांड हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन हो जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। बस इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें हम ग्राफ्स की मदद से ये चीज़ें देखते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को। फोर्थ यूनिट है आपका गवर्नमेंट बजट, इसके अंदर हम गवर्नमेंट के बजट्स की बात करेंगे। कैपिटल सीट, आपके कैपिटल बजट, कैपिटल सीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड सरप्लस डेफिसिट बजट। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 टॉपिक्स होते हैं, एक होता है खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स वगैरह की बात करेंगे, मैनेज फ्लोटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 यूनिट्स जो हो जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर भी 3 यूनिट्स आती हैं, यूनिट 6, 7 एंड 8। तो मैं इसको 1, 2, 3 की तरह ही बताऊंगा। पहली यूनिट है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। देखिए, इसके अंदर 3 पार्ट्स की तरह आपको एक मैं टिप देता हूँ कि आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो पूरी थ्योरी है। उसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है ही नहीं, उसके अंदर बिल्कुल जीरो है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही थोड़े बहुत आते हैं जो कि पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बट आपको सिर्फ देखने पड़ते हैं।
बाकी पूरा आपकी थ्योरी है, तो आप इसको एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। जो शुरुआत के 3 चैप्टर आप उसको एक कहानी की तरह पढ़िए, क्योंकि पहला चैप्टर जो है वो है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो आज़ादी के टाइम पर कैसी थी और आज़ादी से पहले कैसी थी, अंग्रेज़ों के टाइम पर कैसी थी और उससे भी पहले कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है। दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद हमने देश को कैसे संभाला, जो बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने किस तरह से फाइनेंशियली या हमारे देश को किस तरह से संभाला, हम उसकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है वो होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसके लिए मैं आपको एक कहानी भी इसमें बताऊंगा कि मनमोहन सिंह जी ने कैसे हमारे देश को बिल्कुल गिरने से, डूबने से कैसे बचाया था। ठीक है। 1991 में एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये आपने 11th क्लास में जो बच्चे आए हैं 11th से, उन्होंने बिजनेस स्टडीज़ में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा। चैप्टर नहीं बल्कि ये टॉपिक जो है एलपीजी के बारे में थोड़ा बहुत आप नॉलेज लेके आए होंगे। ठीक है। 7th यूनिट है आपकी करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर 4 चैप्टर कह लो या 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट और थर्ड है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे नहीं है, और इसके अंदर क्या है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इनके अंदर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दे रखी होती हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट भी कोई टफ नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर डेटा बहुत है, आपको डेटा याद रखना पड़ता है। ठीक है। लास्ट यूनिट जो है, ये पूरा चैप्टर भी कह लो या पूरी यूनिट है, इसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान को जो था सेम टाइम पे आज़ादी मिली थी, सिर्फ एक दिन का डिफरेंस था कि वो 14 को आज़ाद हो गए थे, हम 15 अगस्त को हुए थे। लेकिन चाइना जो था वो 1949 में आज़ाद हुआ था, हमसे 2 साल बाद। लेकिन फिर भी चाइना जो था, आज भी अगर हम देखें, क्योंकि हर बच्चे को ये चीज़ पता है कि चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना हर चीज़ के, आप किसी भी चीज़ को देख लो एक्सेप्ट बाबा जी, चाइना हर चीज़ में हमसे आगे है। किसी भी फील्ड में आप देख लो, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। हम कहेंगे हमारा कहीं कंपैरिजन नहीं है चाइना से अगर हम करें तो वही हम चीज़ देखेंगे कि चाइना इतना ज़्यादा कैसे डेवलप हो गया, फिर इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पाया, और पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाया। एक डेटा मैं अगर आपको बताऊँ मोटा मोटा, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो है कि जो चाइना है, सॉरी जो इंडिया है, वो चाइना का 41% है। यानी कि इंडिया की ग्रोथ अगर हम कंपेयर करें और चाइना की कंपेयर करें तो चाइना, जो इंडिया है वो चाइना का 41% है। वहीं अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो पाकिस्तान इंडिया का 11% है। ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पॉइंट में चला जाएगा उसका नंबर। ठीक है। सो ये पूरा आपका सिलेबस था इकोनॉमिक्स का। नीचे आपकी बुक्स दे रखी है, प्रेस्क्राइब बुक्स। ठीक है। माइक्रो और आपकी ये जो इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए अंदर एनसीईआरटी ही दे रखी है और मैं आपको एनसीईआरटी से इसको पढ़ाऊंगा, आगे वीडियोज़ आएंगी और चैप्टर्स की एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका जो होता है वो पेपर जो है वो आता है। अब मैं एनसीईआरटी से क्यों पढ़ाऊंगा और लोग क्यों, जो टीचर्स होते हैं वो क्यों फ्रेशर्स बुक क्यों लगाते हैं, उसके पीछे 2 रीज़न है। एक हार्श रियलिटी भी है, जिसको भी बुरा लगे वो ठीक है, लेकिन मैं तो बताऊंगा। पहला तो रीज़न ये है, अच्छा रीज़न है, वो सही पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से आते हैं फ्रेशर्स बुक के अंदर, और उसके अलावा अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो कि कंपटीशन लेवल के होते हैं। यानी कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बाहर कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सैम्पल पेपर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा। ठीक है। आप उसी बुक को कर लीजिए, आपकी पूरी तैयारी उसी से हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होता है कि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस मिल नहीं पाते प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, जो कि नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि वो बुक्स जो होती है ना, प्राइवेट बुक्स जो होती हैं, स्कूल वाले जो होते हैं उनको उसमें से कमीशन मिलता है। ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, जिसको पता है अच्छी बात है। ठीक है। पता भी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल वालों को इसमें से कमीशन मिलती है, स्कूल्स को। ठीक है। इसलिए वो अपने हिसाब से प्राइवेट बुक को लगाते हैं। ठीक है। बहुत से लोग टीआर जैन को लगाते हैं। संदीप गर्ग जो है वो और भी अच्छी बुक है, मतलब थोड़ा लेवल उसका हाई होता है, लेकिन उसको लगाते इसलिए नहीं क्योंकि संदीप गर्ग में प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता। ठीक है। तो हालांकि वो अलग बात है, हमें उससे क्या मतलब, आप जिससे भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको कवर अप कराऊंगा, और एग्जाम की भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा मार्क्स की बात करें तो आपका नेशनल इनकम जो है, यानी कि जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपके 10 नंबर के हैं नेशनल इनकम तक। मनी एंड बैंकिंग अकेले 6 नंबर के हैं। उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन जो है वो 12 नंबर का है। गवर्नमेंट बजट अकेला चैप्टर है पूरा, ये 6 नंबर का है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का है। इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, बट ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता कि ये इतने का ही होंगे।
ठीक है। अगर फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर के तो ज़रूरी नहीं है कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि फॉरेन एक्सचेंज से एक भी क्वेश्चन ना आए और बैलेंस पेमेंट से ही 6 नंबर आ जाए, ठीक है। बट वो आपको एग्जाम पे डिपेंड करता है, आप तो सब कुछ ही पढ़िएगा, ठीक है। सो ये पूरा आपका सिलेबस था। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आपके जो शुरुआत के 3 चैप्टर होंगे वो 12 नंबर के हैं। जो अगले 4 चैप्टर हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 20 नंबर के हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन घेरते हैं, 20 नंबर की यूनिट है पूरी। और लास्ट चैप्टर जो वो अकेला 8 नंबर का है। तो इकोनॉमिक्स में बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मेरे खुद 79 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, ठीक है। सो सभी के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। आपको सिर्फ डेटा याद होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद होनी चाहिए। मैक्रो में आपको न्यूमेरिकल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेशन, ये जो चैप्टर है, ठीक है, यानी कि ये शुरुआत के ये तीनों ही चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। नेशनल इनकम में काफ़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे जब आप मेथड्स कैलकुलेट करोगे। मनी एंड बैंकिंग में कम है थोड़े न्यूमेरिकल, काफ़ी कम है, इतने नहीं आते। और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स को लेकर, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, MPS, MPC, APC, APS, ये सब। गवर्नमेंट बजट में आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए आ जाता है, ठीक है। सो ये पूरा आपका जो था इकोनॉमिक्स का सिलेबस था जो मैंने आपको बताया। आगे और भी वीडियोस आएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, ठीक है। आगे और भी वीडियोस हम बात करूँगा, मैं आपको सब कुछ पूरा सिलेबस हम कवर अप कराएंगे। और एक अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए एक रिवीजन प्लान भी लेके आऊँगा कि हम कैसे कैसे कितने मंथ तक इसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।